उड़ता जम्मू कश्मीर। मधुसूदन 100% देसी घी, purity tested by gas chromatography. मधुसूदन दही, UHT milk and charge. बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उत्तरकाशी में मस्जिद के खिलाफ जहां सड़कों पर उमड़ी भीड़ ने उत्तरकाशी के शांत वातावरण को बिगाड़ने का काम किया था, वहीं इस मुद्दे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और कानून के तहत माहौल को शांत बनाने का काम किया जा रहा है। जहां तक मस्जिद की बात है तो उसमें भी कानून अपना काम करेगा, अपना काम करेगा। जो भी जिस प्रकार की व्यवस्था है वहाँ पर कानून व्यवस्था बनाए रखने से जरूरी वो सब हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली के अवसर पर सपेवाल चक्राता रोड स्थित कुमार शॉप का भ्रमण कर स्थानीय विश्वकर्मा बंधुओं द्वारा तैयार किए गए मिट्टी के दीपक तथा मूर्तियों खरीदकर खरीदारी की। इस दौरान मुख्यमंत्री डिजिटल पेमेंट के माध्यम से भुगतान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय स्तर पर छोटे कारीगर बड़ी मेहनत से दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुएं बनाते हैं। हाथ में निर्मित होने के चलते इन वस्तुओं की लागत अधिक आती है और इन्होंने सभी से अपील की है कि हस्त निर्मित स्थानीय उत्पादों को अधिक से अधिक क्रय करें, जिससे इस पेशे से जुड़े लोगों की जीविका भी बनी रहे और स्थानीय उत्पादों को भी बढ़ावा जा सके। और इन्होंने कहा कि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए वोकल फॉर लोकल के संदेश को आत्मसात करने की भी सभी को प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना विकसित भारत निर्माण का भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। मुख्यमंत्री ने प्रकाश के पर्व दीपावली की सभी को शुभकामनाएं देते हुए कामना की कि यह पावन पर्व सभी के जीवन में उत्साह, उमंग और उजाला लाए। इस अवसर पर महानिदेशक सूचना वंशीधर तिवारी भी उपस्थित रहे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी ऐसे हमारे कारीगर जो हमारी पूर्वजों के द्वारा बनाई हुई पद्धति है, संस्कृति है, उनके द्वारा बनाए हुए उत्पाद हैं, वो सभी आज देश दुनिया के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल से उनको एक नई पहचान मिल रही है। और इससे लाखों हमारे काम करने वाले ऐसे उत्पाद बनाने वाले मिट्टी के अच्छे से अच्छे उत्पाद जो हमारे दीपावली पर्व पर बनाए जाते हैं, दिए हों या अन्य प्रकार की जो मूर्तियाँ हैं वो सभी आज एक अलग पहचान बना रही है और इससे लाखों लोगों को काम मिलता है, रोजगार मिलता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का उन्होंने एक संकल्प लिया है, तो हम सभी को उस दिशा में प्रेरित करता है, हम सबको प्रेरणा देता है कि बहुत मेहनत से, मजदूरी से, बड़े परिश्रम से और बहुत कौशल से हमारे स्थानीय लोग इन सभी प्रोडक्टों को बनाते हैं, बहुत अच्छी डिजाइनिंग करते हैं, बहुत अच्छा उत्पाद होता है, बहुत अच्छी इनकी जो डिजाइनिंग होती है, तो निश्चित रूप से हम सबको प्रोत्साहित करना चाहिए। मैं सभी को इस अवसर पर यही कहूँगा कि जरूर अपने अपने स्थानों पर जाकर इन सब मेहनत करने वाले लोगों की जो मेहनत है उसको प्रोत्साहन देने के लिए जरूर हमको खरीदारी करनी चाहिए। मैं सभी को आज दीपावली पर्व की बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2047 में जो विकसित भारत का संकल्प हम सब ने लिया है, हम सब निश्चित रूप से उस संकल्प को प्राप्त करेंगे और उसमें अपना योगदान। स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार ने शिक्षा विभाग के सभी बेसिक, माध्यमिक और इंटर कॉलेजों में 100% शिक्षकों को देने का टारगेट फिक्स किया हुआ है। उन्होंने कहा कि 15 दिनों के भीतर सभी स्कूलों में 100% शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। 1500 LT के शिक्षकों की भर्ती का रिजल्ट जल्द जारी होने जा रहा है, जिससे प्रदेश में शिक्षकों की कमी को पाटा जाएगा। स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का कहना है कि उत्तराखंड के प्रत्येक स्कूलों में फर्नीचर, खेल का मैदान उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में भी डॉक्टरों को कमी पूरी होनी जा रही है और इसी दिशा में सरकार बहुत जल्दी 351 ANM के पदों पर नियुक्तियां कराने जा रही है। इसके अलावा सरकार ने जल्द ही सभी अस्पतालों में करीब 1500 नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। जब से हमारी सरकार बनी
आप देख रहे होंगे कि लगभग 18,000 हमने अभी तक सरकारी नौकरी दी चुकी है और अभी 10 या 12 दिन में एनएम का रिजल्ट आने वाला है वर्षवार का। तो मुझे लगता है कि दीपावली का एक बड़ा तोहफा उनके लिए हो जाएगा कि अब हमारे राज्य में 100% एनएम आ जाएंगे। वैसे ही इसी महीने हम लोग 30 नवंबर से पहले 1500 जो है नर्सिंग अधिकारियों की भी जो है आवेदन जो उन्होंने किए थे उसका रिजल्ट भी घोषित करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि जो मेडिकल कॉलेजों में हमारे नर्सिंग अधिकारियों की कमी थी वो अब 100% पूरी हो जाएगी। बेसिक शिक्षा में मैंने 3000 टीचरों को लगाने का जो संकल्प लिया था, अभी तक लगभग 2400 से ज़्यादा टीचर हम लगा चुके हैं और 550 टीचरों का कल रिजल्ट आ गया है धनतेरस के दिन, और हफ्ता 10 दिन में इनकी भी नीतियाँ हम पूरी कर देंगे। उनका भी पुलिस वेरिफिकेशन हो गया है कागज, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उनकी नीतियाँ हो जाएंगी। वैसे जो है एलटी में 1500 लोगों का जो है परीक्षा हो गई है, उसका रिजल्ट भी इसी महीने आ जाएगा, नवंबर के महीने में। और जैसे रिजल्ट आएगा तो हम 1500 एलटी के टीचरों की नियुक्ति कर देंगे। तो मैं कह सकता हूं कि इस दिसंबर तक लगभग मेरे विभाग में, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में, हम 4000 तक लोगों को नियुक्ति देने वाले हैं। तो आज आपने अच्छा किया कि दीपावली के शुभ अवसर पर जो है हम इतने लोगों को रोजगार दे रहे हैं। कल धनतेरस में बड़ी बात यह है कि देश की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा जो है एम्स से शुरू हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसका वर्चुअली उद्घाटन किया है। हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे, हमारे मुख्यमंत्री जी थे, हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री भारत सरकार नायडू इस कार्यक्रम में थे। और मैं कह सकता हूँ ये मॉडल पूरे देश के लिए एक जो है नज़ीर बनेगा कि भाई एयर एम्बुलेंस सेवा जैसे उत्तराखंड में शुरू हो रही है वैसे पूरे प्रदेश में हो। गढ़वाल के सबसे बड़े अस्पताल देश अस्पताल श्रीकोट में बने यूनिट तक नहीं है, जबकि ये अस्पताल श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के अधीन है। फिर भी पिछले 1 साल से यहाँ बर्न यूनिट ठप हुई पड़ी हुई है और अक्सर दीपावली में आतिशबाजी के चक्कर में कई लोग झुलस जाते हैं। ऐसे में उन्हें देहरादून या ऋषिकेश की दौड़ लगानी पड़ती है। ऐसे हालात में मरीज की स्थिति सुधारने के बजाय इतना लंबा सफर तय करने के बाद और ज्यादा बिगड़ जाती है। श्रीनगर बेस अस्पताल में बने बर्न यूनिट नहीं होने से रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, टिहरी से आने वाले मरीजों को यहां से निराश होकर देहरादून या ऋषिकेश जाना पड़ता है। वहीं इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि जल्द ही प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में हर प्रकार की मेडिकल सुविधा मुहैया कराई जाएगी। जितने हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, चाहे देहरादून मेडिकल कॉलेज है, चाहे हरिद्वार का मेडिकल कॉलेज अब नया बन रहा है, जैसे हमारा हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज है, वैसे श्रीनगर का, वैसे हमारा अल्मोड़ा का है। अब हम मेडिकल कॉलेजों में हर प्रकार की फैसिलिटी देने वाले हैं। श्रीनगर में चूंकि हमारा 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक बन रहा है, वो लगभग 4 महीने में तैयार हो जाएगा। जैसे वो तैयार होगा वैसे हम वहाँ बर्न यूनिट शुरू कर देंगे। तो वो हमारे प्लान में है। और मैं कह सकता हूँ कि देखिए आप जब से हमारा अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज बना तो अब पर डे लगभग 300 पेशेंट जो हल्द्वानी आते थे अब अल्मोड़ा में उनका इलाज हो जा रहा है। जब से हमने श्रीनगर मेडिकल कॉलेज को पूरा जो है संसाधन नियुक्त किया है, वहाँ फैकल्टी चले गए, प्रोफेसर चले गए हैं, वहाँ से स्पेशलिस्ट डॉक्टर चले गए हैं, हमने डॉक्टरों की तनख्वाह 50% अतिरिक्त कर दी। तब से जो है पर डे 700 मरीजों का इलाज अब श्रीनगर में हो गया है। तो धीरे धीरे हम स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी कर रहे हैं और आप देख भी रहे होंगे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे राज्य में आत्मनिर्भरता की ओर जा रहे हैं।
भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा बनाए गए विभिन्न मानक आम नागरिकों का जीवन सुरक्षित बनाने के लिए बेहद आवश्यक है। BIS मोबाइल केयर ऐप से इन उत्पादों की शुद्धता को परखा जा सकता है। ये जानकारी भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून शाखा के निदेशक व प्रमुख सौरभ तिवारी ने भी मीडिया सेंटर में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि मोबाइल केयर ऐप के माध्यम से उपभोक्ता घर बैठे असली और नकली उत्पादों की पहचान कर सकते हैं। मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 600 से अधिक ऐसे उत्पाद हैं जिनके निर्माण, आयात या विक्रय के लिए BIS मानक चिन्ह अनिवार्य किए गए हैं। त्योहार के सीजन में विशेषकर सोना खरीदते समय उपभोक्ताओं को BIS हॉलमार्क जरूर देखना चाहिए, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि सोने की शुद्धता पूरी है। इसी के साथ अन्य घरेलू उपकरण खरीदते हुए भी ISI मार्क जरूर देखना चाहिए। सौरभ तिवारी ने कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक लागू करता है, जिसमें आम उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिल सके। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारियों के प्रति सचेत रहना चाहिए और कहीं त्रुटिपूर्ण उत्पाद मिलने पर तुरंत इसकी शिकायत दर्ज करनी चाहिए। देखिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अब एक फेस्टिवल सीजन चल रहा है, दिवाली आ गई है। इसके बाद भी विभिन्न प्रकार के त्योहारों को हम मनाएंगे। त्योहार में मुख्य बात जो सामने आती है कि हमारे जितने भी उपभोक्ता हैं, जितने भी लोग हैं, वो बाजार में जाकर विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। उत्पादों को खरीदने के बाद उनका उपभोग करते हैं। पर ये हमने पास्ट में देखा है कि बहुत से ऐसे उत्पाद उनके संज्ञान में आते हैं जो कि सब स्टैंडर्ड होते हैं, जो कि क्वालिटी जिनकी बेहतर नहीं होती है। तो आज भारतीय मानक ब्यूरो ने ये सोचा कि क्यों ना हम मीडिया के माध्यम से एक लोगों तक मैसेज दें कि जितने भी उत्पाद हमारे बाजार में उपलब्ध हैं, अमूमन सभी पर जो है भारतीय मानक ब्यूरो की मोहर आपको देखने को मिल जाएगी। पहला काम तो यही करना है एज ए कंज्यूमर कि जब भी हम कोई चाहे होम अप्लायंस लें, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लें या टॉयज भी लें, उन पे ISI मार्किंग जरूर देखें। और जब वो मार्किंग देखें उसके बाद उसका सत्यापन करने के लिए हमने एक BIS केयर ऐप बनाई है, जो कि आप मोबाइल फोन पे डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें उसके रजिस्ट्रेशन नंबर या लाइसेंस नंबर उनको वेरीफाई जरूर करें, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये बात सुनिश्चित कर पाएंगे कि क्या वो जेन्युइन प्रोडक्ट है या फेक प्रोडक्ट है। सेम चीज हमारी सोने के आभूषणों पर भी लागू होती है। हॉलमार्किंग भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्कीम चलाई जा रही है। सन 2000 से 2021 में उसको अनिवार्य किया गया। तो जो भी आभूषण आज आप बाजार से खरीदें, कृपया कर उसके 6 डिजिट का जो HUID नंबर है उसकी जांच करें और फिर BIS के आपसे उसका सत्यापन कर ही उसको खरीदें, जिससे कि आप धोखाधड़ी से बच सकते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो का जो अधिनियम है वो हमें ये भी एक बात सुनिश्चित कराता है कि जहाँ पर भी किसी तरह की विसंगतियाँ समाज में दिखती हैं, जैसे कि कोई सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बना रहा है या ISI मार्किंग का दुरुपयोग कर रहा है, तो ऐसी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उनके अगेंस्ट हम लोग उचित दंडात्मक कार्रवाई करते हैं। उत्तराखंड क्षेत्र में भी विगत सालों में हमने सैकड़ों ऐसी विजिट करी हैं जहाँ पे कि मिसयूज पकड़ा गया। कुछ जगह पर ये पाया गया कि जानबूझकर ये जानते हुए भी कि भारत सरकार का निर्देश है कि वो अनिवार्य ISI स्कीम के अंतर्गत प्रोडक्ट आते हैं, फिर भी वो लोग बना रहे थे। तो उनके जो भी उचित प्रावधान हमारे अधिनियम में दिया उसके अनुरूप कोर्ट में केस किए गए और उसमें जो भी उनके लिए उचित सजा थी वो उनको हुई। इसके अलावा जो लोग बिना जाने, जो लोग इससे ज़्यादा परिचित नहीं है, उनके लिए हमने अवेयरनेस कैंपेन किए, क्योंकि हमारा ये भी उत्तरदायित्व बनता है कि अब जब भारत सरकार किसी उत्पाद को अनिवार्य करे तो हम उसकी जागरूकता भी आम जन में करें। तो हम उत्तराखंड के सुदूरवर्ती जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर भी जाकर कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, जिसमें हमें सहयोग देने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आती हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी हमारे को सहयोग करती हैं और इसके अलावा हमारी खुद की जो है मानव संवर्धन टीम है, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को इसके बारे में उचित जो जानकारी दे रही है। उत्तराखंड भाजपा केदारनाथ उपचुनाव में जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है और भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने प्रेस वार्ता में दावा किया कि केदारनाथ की जनता भाजपा को भारी बहुमत से उपचुनाव जिताने वाली है। जनता विकास के मुद्दे पर मतदान करेगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अभी से ही हार के बहाने भी तलाशना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हरियाणा में भी जीत का दावा कर रही थी, लेकिन जल्द ही कांग्रेस का ये भ्रम दूर हो गया और ऐसे ही केदारनाथ उपचुनाव में भी होने जा रहा है। कांग्रेस जिस तरह से हरियाणा में प्रफुल्लित थी कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है,
शुरुआती रुझानों में उन्होंने देखा कि उनकी पार्टी आगे बढ़ती जा रही है, और अचानक जब जो है उनकी पार्टी धीरे धीरे उसकी हवा निकलने लग गई और परिणाम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए, तो फिर वो चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाने लग गए, ईवीएम पर आरोप लगाने लग गए। ये तो उनकी प्रवृत्ति है, ये तो हमेशा हर चुनाव में करते आए। केदारनाथ विधानसभा में भी उनकी स्थिति ऐसी होने वाली है जैसे हरियाणा चुनाव में हुई है। वो बिल्कुल दम भर रहे हैं कि हम बद्रीनाथ की तरह, मंगलौर की तरह केदारनाथ भी जीतेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वहां की जनता मन बना चुकी है कि हम विकास के साथ रहेंगे, सरकार के विकास कार्यों पर हम जो है मुहर लगाएंगे कि सरकार अच्छा काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि केदारनाथ विधानसभा के परिणाम बहुत अच्छे रहेंगे और केंद्र सरकार के द्वारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो विकास को एक तेजी से गति दी जा रही है, वहां की जनता। चलिए, खबरों का सिलसिला यही जारी रहेगा। लौटे हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आज हम सीखेंगे कि अनार का जूस कैसे बनता है। 6 अनार लीजिए, मिक्सर में डालिए, फिर हो गया तैयार। ये है एग्जैक्टली 6 चुनिंदा अनार के जूस से बना है रियल पोमेग्रेनेट, ओनली रियल फ्रूट गुडनेस, नो एडेड प्रिजर्वेटिव। इतना बोझ चाहे जो चाहे रहे, विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अंबुजा सीमेंट। फिर से स्वागत है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड कांग्रेस ने बीजेपी पर पूर्व विधायक स्वर्गीय श्याला रानी रावत के परिजनों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दोसानी ने कहा है कि अभी तक जितने उपचुनाव हुए हैं उन सभी चुनाव में भाजपा ने दिवंगत विधायकों के परिजनों को ही टिकट दी है, लेकिन इस बार श्याला रानी रावत की बेटी को टिकट देने का वादा करके उनको टिकट नहीं दिया गया और उन्होंने कहा कि ये दिवंगत विधायक और उनके परिजनों का अपमान है। उन्होंने कहा कि इस बार केदारनाथ की जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी भी राह आसान नहीं होगी वहाँ पर, क्योंकि जो अपमान उन्होंने दिवंगत नेता की पुत्री का किया है वो आपने पिछले 10 साल में नहीं देखा होगा। आप ट्रैक रिकॉर्ड निकालिए ना भारतीय जनता पार्टी का, जितने उपचुनाव इस प्रदेश के अंदर हुए तो दांव जो है वो परिजनों पर ही खेला गया। पत्नी या फिर बच्चे नहीं है तो फिर भाई पर दांव खेल दिया गया साइट में। तो आपको पिथौरागढ़ में चंद्रापन देख लीजिए, साइट में देख लीजिए, थराली में देख लीजिए, बागेश्वर में देख लीजिए, कैंट विधानसभा में देख लीजिए, आपको तमाम ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहां परिजनों पर दांव खेला है। भारतीय जनता पार्टी ने श्याला रानी रावत जी की पुत्री को सिर्फ इसलिए टिकट नहीं दिया गया कि वो कांग्रेसी गोत्र की थी श्याला रानी रावत, इसलिए उनके साथ अन्याय होगा, अत्याचार होगा। तो इसका बदला ऐश्वर्या रावत जी लेंगी और केदारनाथ की जनता भी लेगी कि आपने दिवंगत विधायक की आत्मा को ठेस पहुंचाने का काम किया और आपने लगातार लॉलीपॉप तो ऐश्वर्या रावत को दिखाया, लेकिन खिलाने का काम ना आपने आशा नौटियाल को कर दिया। और आशा नौटियाल भी 2002 और 2007 में वहां की विधायक रही हैं, लेकिन इस बीच जो पिछले 5 सालों में केदारनाथ में घटित हुआ, वहां की जनता को दबाया कुचला गया और हिंदू सनातन धर्म की आड़ में जिस तरह से ठगी उनके साथ की गई, चोट की गई, कुठाराघात किया गया, सुध नहीं ली गई। आशा नौटियाल मौन रही, चुप रही। 228 किलो सोना चोरी का मामला हो, वित्तानम बोर्ड का गठन हो या बौराड़ी में केदारनाथ धाम मंदिर का शिलान्यास हो, आशा नौटियाल के मुंह से शब्द नहीं निकला। इसलिए केदारनाथ जिलाधिकारी कविन बंसल ने केदारपुर अवस्थित नारी निकेतन बाल सुधार गृह शिशु सदन का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। डीएम ने नारी निकेतन में रह रही मुखबधिर संवासियों बच्चों को मिठाई वितरित की और इस दौरान एक मुखबधिर संवासिनी ने गीत गाकर सुनाया। जिलाधिकारी इस दौरान नारी निकेतन में रसोईघर, आवास, स्वास्थ्य केंद्र एवं परिसर सहित शौचालय की सफाई व्यवस्था देखी। उन्होंने परिसर रंग रोगन कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने किशोर सुधार गृह के निरीक्षण के दौरान किशोर सुधार गृह में कक्षा 5 से 12 तक एनसीईआरटी की किताब के साथ भारतीय एवं विश्व एटलस रखने के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने बच्चों से बात की। वहीं नारी निकेतन में 2 किशोरी जो व्यवस्थित
कोर्स करना चाह रही थी उनको, किंतु धन की समस्या थी, जिस पर डीएम ने प्रेरित संज्ञान लेते हुए कोर्स हेतु धनराशि की स्वीकृति उन्होंने कहा कि जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसकी किसी भी हालत में पढ़ाई नहीं रुकेगी। ये जो हमारा कैंपस है, जो सोसाइटी के बेस्ट और मोस्ट डिसएडवांटेज लोग हैं, चाहे वो हमारे बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, या हमारी दिव्यांग महिलाएं हैं, मानसिक रोग से ग्रसित हैं, करीब 150 महिलाएं, उनको मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ पे उपस्थित जितना भी स्टाफ है और यहाँ पर जो DPO मैडम है, वी आर रियली एप्रिशिएटिव ऑफ देयर एफर्ट्स कि वो निरंतर प्रयासरत हैं कि किस तरह से उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स में, उनके सोचने के तरीके में, उनके इकोनॉमिक कंडीशन में वृद्धि लाई जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स तो एक तरफ हैं, लेकिन उनके बिहेवियरल चेंजेस में, उनके पढ़ाई के स्तर में किस तरह से उनको जो उनके इक्वलेंट वर्ग के लोग हैं समाज में, उनको इक्वलाइज किया जाए। तो उसी के चलते आज हमारे रेलिवेंट सभी विभागों के लोग उपस्थित हैं और बहुत जगह से इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड आई है कि एडिशनल स्टोरीज चाहिए, एडिशनल रूम्स चाहिए, स्ट्रक्चर्स चाहिए। कुछ बच्चों को स्कूल से जोड़ना है, जो भी नए बच्चे आए हैं। कुछ बच्चों के लिए हमारी डेली रूटीन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बेड्स नहीं हैं, या कुछ डेली एसेंशियल नीड्स होती हैं, वो सभी आज सूचित कर दिया है। किचन रिक्वायरमेंट्स की यहाँ पे सबसे ज़रूरी है कि जो मेडिकल सर्विसेज हैं वो निरंतर रूप से सेवाएं प्रदत्त होती रहें। तो उसके लिए भी आज CMO साहब को डायरेक्ट कर दिया गया है कि यहाँ पे रेगुलर विजिट्स होनी चाहिए हमारे नियर बाय PHC CHC से, नर्सिस की और हमारे डॉक्टर्स की। वो एक मुख्य हैंडीकैप है यहाँ पे हमारे स्टाफ का कि बच्चों को लाने ले जाने में काफ़ी एफर्ट्स और टाइम हमारा एक्सपेंड होते हैं। इसके साथ ही इन बच्चों के जो साइको सोशल बीइंग है, तो साइको सोशल बीइंग को ट्रांसफॉर्म करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उनको ये एहसास दिलाने का कि वो किसी भी तरह से डेफिशिएंट नहीं है। गवर्नमेंट ने उनके लिए कुछ अरेंजमेंट किए हैं, तो वो इसलिए किए हैं कि वो आगे लाइफ में बढ़ पाएँ, प्रोग्रेस कर पाएँ अन्य बच्चों की भांति। और यही हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का दायित्व है कि उनकी इस प्रयास को, उनके इस एफर्ट को हम एक्सपेंड करें, मैक्सिमाइज करें। इसके लिए एवरी पॉसिबल सपोर्ट एंड असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड टू DPO एंड द स्टाफ प्रेजेंट हियर। कुछ स्टाफ की यहाँ पर ग्रीवेंसेस हैं और कुछ उनके प्रॉब्लम्स हैं जो उन्होंने हमें अवगत कराया है, उसको रेलिवेंट फोरम पे रखकर उसका निदान अवश्य किया जाएगा। यहाँ पे कुछ स्टाफ की कमी है, सिक्योरिटी स्टाफ की कमी है, उसकी दीपावली पर देहरादून आने और यहाँ से आने वाली बस और ट्रेनों में भारी भीड़ रही। बसों में सीटें हटाने के लिए यात्रियों में खूब धक्का मुक्की हुई, जबकि लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जनरल और स्लीपर कोचों में अंदर जब जगह नहीं हुई तो कुछ यात्री दरवाजे पर झूलकर निकले। ट्रेन चलने के 1 घंटे पहले ही स्टेशन परिसर यात्रियों से पैक हो गया था। बता दें कि दीपावली मनाने के लिए दूर और आसपास के क्षेत्रों से लोग बड़ी संख्या में अपने घरों के लिए निकले। बसों की अपेक्षा लंबी दूरी की ट्रेनों में ज्यादा भीड़ रही। इस दौरान काफी धक्का मुक्की हुई और यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। को लेकर तो परेशानी है क्योंकि यहाँ पे ट्रेनें बहुत कम है। बनारस के लिए दिल्ली के लिए 1-2 ट्रेनें हैं और टिकट को लेकर हमेशा ही समस्या रहती है। आगे भी अगर हमारे पास हमारे यहाँ से ऑप्शन मिले, क्योंकि बनारस से हमें यहाँ आने के लिए भी बहुत दिक्कत होती है और जाने के लिए, चाहे दिवाली हो या ना हो, कोई भी सीजन हो, तो देहरादून के लिए बेहतर ट्रेनें अगर अवेलेबल हो तो अच्छी बात रहेगी, हालांकि दिक्कत है। चलिए तो खास बुलेटिन मिलता ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।